नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, एनडीए सरकार ने यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने पहले बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए भारी भरकम धनराशि का प्रावधान दिखाकर मोदी की कुर्सी को तो बचा लिया, लेकिन दो मुख्यमंत्रियों को खुश करने के चक्कर में अब बीजेपी ने अपना सियासी समीकरण ही बिगाड़ लिया है। वहीं इंडिया गठबंधन भी अब पहले से कमजोर नजर आ रही है और आ रही सरकार को और कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। यानी पहले से नरेंद्र मोदी की सरकार या एनडीए सरकार कमजोर तो नजर आ ही रही थी, लेकिन उसके बाद जो रणनीति इंडिया गठबंधन बना रहा है उसमें यह है कि इस सरकार को और कैसे कमजोर किया जाए। यानी एक तरफ सियासी समीकरण बीजेपी की अपनी करनी से बिगड़ रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी बीजेपी के सारे गणित को बिगाड़ कर रख दिया है। चुनावों के पहले 400 पार सीटों का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी को बड़ी मुश्किल से वाराणसी में जीत मिली और उतनी ही मुश्किल हुई बीजेपी को सत्ता पर हासिल होने में, काबिज होने में, या कहें तो सत्ता बचाने में। टीडीपी और जेडीयू की मदद से बीजेपी ने सरकार तो बना ली, या कहें एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन ऐसी हिलती डुलती सरकार कितनी दूर तक चल पाएगी, ये सवाल बार बार उठ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता को इस सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाने की जो नौबत बार बार आती है, वो क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि इसकी स्थिरता दिखाई नहीं देती। आज शिरोमणि अकाली दल के नेता भी, एक तरफ इंडिया गठबंधन और शिरोमणि अकाली दल इसका इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, और उसी दल की नेता हैं, सांसद हैं हरसिमरत कौर, अकेली सांसद हैं शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने भी इस सरकार को लंगड़ी सरकार कह दिया है। आप समझ सकते हैं कि अगर हरसिमरत कौर यानी शिरोमणि अकाली दल, जो कभी बीजेपी का हिस्सा और उसके गठबंधन दल का हिस्सा ये दल होता था, वो अगर लंगड़ी सरकार कहे एनडीए की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को, तो छोटी बात नहीं समझनी चाहिए। आपको बता दूं दोस्तों कि इस सरकार की स्थिरता पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष अब आसानी से दबने वाला नहीं है। आज जिस तरह लोकसभा और राज्यसभा में सियासी गर्मी बढ़ती रही और उधर संसद के बाहर भी विपक्षी सांसदों ने जिस तरह बजट में हुए पक्षपात को लेकर विरोध कर रहे थे, उससे समझ आता है कि अब विपक्ष की उपेक्षा करना नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ सकता है। पहले तो आपने देखा कि 146 सांसदों का निलंबन करके भी मोदी लोकतंत्र का गीत गाते थे। अब उन्हें रोना आता है कि उनकी आवाज को विपक्ष ने दबा दिया। यही रोना शायद ओम बिरला को भी आ सकता है, क्योंकि पिछले कार्यकाल की तरह इस बार जब वो विपक्ष के सांसदों को चुप रहने की नसीहत देते हैं तो बदले में कैसे जवाब मिलते हैं, इसकी एक झलक आज टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने दिखा दी है। आइए जरा सुनते हैं अभिषेक बनर्जी को जब रोक रहे थे ओम बिरला, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, और यहां से यह साफ समझ में आता है कि ये वो वाला सदन नहीं है, ये वो लोकसभा नहीं है जिसमें आप 146 लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 146 सांसदों को बाहर कर देते हैं और अपनी मनमर्जी से कानून पारित करवा लेते हैं। सुनिए जरा अभिषेक बनर्जी को। Sir, shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 101.93% and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. T for tragedy. माननीय सदस्य, T for tragedy. माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। सर जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह
वाह सर, आप वाह। बोलिए अपनी बात पे। डी फॉर ट्रेजेडी। तो ये पक्षपात अब नहीं चलेगा, ये कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी। आप सुन रहे थे अभिषेक बनर्जी की ये चेतावनी दरअसल पूरी बीजेपी के लिए कड़ा संदेश है दोस्तों। इसी तरह आज राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इंडिया गठबंधन की रणनीति को जाहिर कर दिया है। खड़गे ने साफ साफ कह दिया कि पूरे देश में हम इस बजट का विरोध करेंगे। आइए जरा सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और बहुत ही आज गर्म मिजाज के साथ नजर आ रहे थे, अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखते हैं वो रखते हुए, लेकिन इनका मिजाज क्या था ये बहुत जरूरी जानना इसलिए है क्योंकि इंडिया गठबंधन के तेवर का इससे पता आपको चलता है। सुनिए। उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं जो 267 का, क्योंकि अब की स्थिति क्या है, आज की किस ढंग से लोकसभा और राज्यसभा चल रहा है और कैसा, उसके बारे में लोगों बाहर भी हमारा इम्प्रेशन है और आप भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, तो वो मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, एक सेकंड, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया, तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम कंडम करते हैं और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं सर, लेट द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला, तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी तो माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो बात रख रहा हूँ, तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए। ये तो लोग अलग समय में अलग अलग से करते हैं, इसीलिए मैं इसका कंडम करता हूँ। हम सभी पार्टी के लोग इसको कंडम करते हैं, इस टाइप के एटीट्यूड के लिए। तो शांतिपूर्ण ढंग से लेकिन तमाम बातें यहां रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, और यहां तक कि माताजी कह रहे थे निर्मला सीतारमण को, और इन्होंने कहा कि वो आपकी बेटी के समान है। लेकिन यहां मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कहना चाहते थे, यहां उस सिंबॉलिक माताजी कह के जो बातें रखना चाहते थे, उन्होंने रख दी अपनी बात। और उधर जंतर मंतर पर विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे आज आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, और उनके साथ जिस तरह आज अखिलेश यादव, संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे इंडिया गठबंधन के कई नेता नजर आए, उससे यह माना जा सकता है कि अब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। हाल ही में जगन मोहन के पिता, आपने देखा होगा, वाईएसआर रेड्डी की जयंती पर राहुल गांधी ने एक भावुक मैसेज सोशल मीडिया पर लिखा था, जारी किया था, और उसके जरिए उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी वाईएसआर के लिए।
तो यहां वाईएसआर रेड्डी के लिए, उनके जगन मोहन के पिता के लिए, और जिससे माना जा रहा है कि अब जगन मोहन को भी कांग्रेस अपने पाले में लेने की शुरुआत कर चुकी है और इंडिया गठबंधन काफी दूर तक इस मसले में बढ़ चुका है, ऐसी खबर अंदर खाने से आ रही है। जगन मोहन रेड्डी के साथ देखिए आप विजुअल, अखिलेश यादव और ये तमाम नेता वहां पहुंचे और यहां साफ समझ में आता है कि कुछ अंदर खाने खिचड़ी पक रही है। और इधर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों और एमके स्टालिन ने तय किया है कि, और एमके स्टालिन के साथ साथ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, एक तो जेल के अंदर हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, इन सब ने तय किया है कि 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की जो बैठक है उसमें वो शामिल नहीं होंगे। वहीं ममता बनर्जी जैसे गैर भाजपाई मुख्यमंत्री इस बैठक में आएंगे, लेकिन सवालों का पूरा पुलिंदा उनके पास होगा। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि मैं बैठक में आऊंगी, लेकिन मैं यहां जो करने आ रही हूं वो देश देखेगा। यानी मोदी के लिए अभी चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं। और इसी बीच आज किसानों का एक जत्था राहुल गांधी से मिला। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, इन दोनों गठबंधनों के नेतृत्व में देश भर से 12 किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होती है। संसद के भीतर मुलाकात, संसद भवन के भीतर, संसद के भीतर नहीं, संसद परिसर में कह लें, वहां मुलाकात होती है और अपनी समस्याओं के बारे में ये तमाम गठबंधन के नेता, 12 नेता अपनी बात रखते हैं राहुल गांधी के सामने, क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। किसान नेताओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि हमने अपने घोषणा पत्र में कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी का जिक्र किया है, हमने आकलन किया है और इसे लागू किया जा सकता है। यानी एमएसपी की लीगल गारंटी की बात हमने कही है अपने घोषणा पत्र में और इसका आकलन यह किया है कि इसे लागू किया जा सकता है। हमने अभी एक बैठक की है जिसमें तय किया गया है कि हम इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं से बात करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे कि देश के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। आइए जरा सुनते हैं इस मीटिंग के बाद क्या कुछ चल रहा था। इस पर पहले किसान नेता, फिर राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। गांधी जी से मिलने आए थे तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी राहुल गांधी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए और उन्होंने ये भी हमारे साथ राहुल गांधी आपकी हक की लड़ाई संसद के बोल रहे हैं मैनिफेस्टो में एमएसपी में लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, कुल मिलाकर संसद से सड़क तक इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार को घेरने का ऐलान कर दिया है। और ऐसे में क्या मोदी अपना बचाव कर पाएंगे इस नए तूफान से? क्या केवल 2 मुख्यमंत्रियों को खुश करके मोदी इस बिगड़ते समीकरण को साध पाएंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। और जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए और आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। तो